जो वर्किंग बेटा आज हम शुरू करने चाह रहे हैं. Very good morning to all of you. That is the differentiation between the capital and the revenue transaction. Differentiation between the capital and revenue expenses, differentiation between the capital and revenue receipts, differentiation between the capital and revenue profits. हम लोगों को अकाउंटिंग करते वक्त एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू को टैकल करना होता है और वो क्या होता है? That is how to differentiate between the capital and the revenue transaction. बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, हमें ये डिफरेंशिएशन करना क्यों होता है? बहुत से मुझे बच्चे ये कहते हैं, सर हम अकाउंट्स करते वक्त कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? सर क्यों इतनी हमें सिरदर्दी दी गई है कि डिफरेंशिएट करो, ये एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये रिसीट कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, ये प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट है? तो देखो, हम लोगों ने अभी अकाउंटिंग असम्पशन का चैप्टर कंप्लीट किया है. आपको अच्छी तरह, और अभी इनफेक्ट देखा जाए तो वही चैप्टर चल रहा है, क्योंकि उसी को बेटा पूरा प्रॉपर डिटेल में पढ़ने के लिए वर्किंग पढ़नी है. आप लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट असम्पशन पढ़ी थी मेरे साथ, दैट इज गोइंग कंसर्न असम्पशन. हम सबसे पहले ये कहते हैं अकाउंटिंग एंटिटी असम्पशन के बाद कि हमें अपने बिजनेस को गोइंग कंसर्न असम्पशन से इसके लिए अकाउंटिंग करनी है. यानी कि बिजनेस की जो लाइफ है वो हमने असर्टेन मानी थी. हमने ये माना था कि एक बार बिजनेस शुरू कर दिया तो इट विल गो एंड गो ऑन, चलता रहेगा. लेकिन मैंने आपसे कहा था बेटा, चलती वही चीज है जिसको टाइम टू टाइम रुक के आप चेक करते हो कि वो सही तरह से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है. अगर कोई चीज बेटा, आप जितना लंबा, मैंने याद है आपको गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था, अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दिया था. हम लोगों को अगर, क्यों बेटा आजकल लोग कोविड के पीरियड में टेस्ट करवाने भाग रहे कुछ है, क्योंकि अगर जरा से किसी को सिम्टम नजर आते हैं तो अनडाउटली बेटा दे रश फॉर द टेस्ट. अनडाउटली टेस्ट से तो पता लगा ना कि वेदर वी आर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या हमें कोविड है नहीं है. अगर हम किसी गाड़ी में देखते कोई प्रॉब्लम है तो हम टाइम टू टाइम बेटा उसकी सर्विस करवाते हैं. किस लिए? क्योंकि उसकी लाइफ लंबी हो. अब हम कोविड का टेस्ट क्यों करवाते हैं? इनकेस अगर हमें लगता है कि हम पॉजिटिव हैं भी तो हम कहते हैं कोई घबराने की जरूरत नहीं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वायरस, लेकिन टाइमली उसकी ट्रीटमेंट चाहिए. तो इसका मतलब अगर हमें टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाएगी तो लाइफ अच्छी हो जाएगी. अब एग्जैक्टली बिजनेस के साथ भी तो ऐसे ही है. हमने गोइंग कंसर्न असम्पशन से अगर अकाउंटिंग करनी है कि बिजनेस एक बार शुरू कर दिया तो चलता रहेगा, तो आपको एक अकाउंटिंग पीरियड में रुक के चेक करना पड़ेगा कि वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड. तो हमने एक असम्पशन और पढ़ी थी, अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन. इस अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन ने हमें ये कहा कि बिजनेस के लिए अकाउंट रुक के एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाए जाएंगे. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अकाउंटिंग करते हो वो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए करते हो. और जनरली बेटा आप जानते हो, सब लोग जानते हो कि वो पीरियड हम लोग क्या लेते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर. तो हम एक 12 मंथ्स के पीरियड में देखते हैं कि हमने कितना रेवेन्यू अर्न किया. फिर आपको याद होगा अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन के साथ साथ हमें एक्रूअल असम्पशन सिखाई गई, जिसने हमें ये सिखाया कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी आपने इनकम अर्न कर ली है उसे रिकॉग्नाइज करो. उसके लिए फिर जो एक्सपेंसेस आपने खर्च किए, हमें एक प्रिंसिपल पढ़ाया गया. दैट प्रिंसिपल वाज द मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल ने हमें सिखाया कि एक अकाउंटिंग पीरियड में पहले रुक के अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो और फिर ये चेक करो कि उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपने उसके अगेंस्ट कितनी कॉस्ट खर्च की है. फिर कॉस्ट को रेवेन्यू से आप मैच करते हो तो आपके पास एक अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट या लॉस, एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में रुक के बैलेंस शीट, ये सब चीजें पता लगती है. फिर हमने मैचिंग प्रिंसिपल के साथ साथ अभी लास्ट क्लास में कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल भी पढ़ा. वी डन द कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल. व्हाइल डूइंग द कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल वही बात रिपीट की गई. फिर हमें ये कहा गया कि हर बेनिफिट के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है. कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश होती है दैट द कॉस्ट शुड बी लेस देन द अमाउंट ऑफ द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इट, क्योंकि हर इंसान प्रॉफिट के लिए काम करना चाहते हैं. बट स्टिल कई बार हमारी जो कॉस्ट है वो बेनिफिट से ज्यादा भी खर्च हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट वी हैव अ लॉस इन द बिजनेस. हमारे साथ बेटा प्रॉफिट के साथ साथ पे लॉस भी आ जाता है. तो इसका मतलब है अगर आप अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन को सपोर्ट करना चाहते हो और एक अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो तभी पॉसिबल होगा जब एक्रूअल असम्पशन, मैचिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल ये सब फॉलो करोगे. लेकिन ये सब कैसे फॉलो करोगे? क्योंकि अगर आपको एक इनकम बताई गई, आपको इनफेक्ट चलो एक रिसीट बताई गई,
अब आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल यही तो कहता है, आप लोगों को एक्रूअल असम्पशन पढ़ाई गई, आपको याद होगा आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सिखाया गया। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ने हमें क्या सिखाया? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल से कि अपनी रिसीट को आइडेंटिफाई करो, आपकी जो भी रिसीट है उन रिसीट में से कितनी आपकी रेवेन्यू रिसीट है उसे आइडेंटिफाई करो, और कितनी कैपिटल रिसीट है उसे आइडेंटिफाई करो। व्हाई इट इज सो बेटा? क्योंकि एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हम ये देखना चाहते हैं कि एक रिसीट में से कितनी हमारी रेवेन्यू रिसीट है, कितना हमारा रेवेन्यू है। फिर ऐसे जब हम एक्सपेंसेस खर्च करेंगे तो अनडाउटली उन एक्सपेंसेस में से हमें कहा जाएगा आइडेंटिफाई करो कि कितने एक्सपेंस आपने उसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए खर्च किए, क्योंकि हमें मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो करने। अब मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर आपने 10 रुपीज की इनकम अर्न की लेकिन आपको यही नहीं पता कि उस 10 रुपीज की इनकम को अर्न करने के लिए बेटा आपने कॉस्ट कितनी खर्च कर दी, आपने एक्सपेंसेस कितने खर्च कर दिए। इसका मतलब अगर आप सब लोगों को ये बातें ही नहीं पता लगेंगी तो आप एक अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? So if you want to know the profit or loss of one particular accounting period, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक अकाउंटिंग पीरियड का पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फिर उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये सब करोगे तो आपका अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन, एक्रूअल असम्पशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल, ये सब आप फॉलो कर पाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू नो द प्रॉफिट or the loss of one particular accounting period. इसका मतलब अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन को फॉलो करने के लिए हमने एक्रूअल अजम्पशन बनाई, इसी को फॉलो करने के लिए हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बनाया, इसी के लिए हमने मैचिंग प्रिंसिपल बनाया, इसी के लिए हमने कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल बनाया। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हम में से कोई भी ये भूल गया है कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंट का पर्पस ये है कि आपको एक पीरियड का रुक के अपने फाइनेंशियल यूजर्स को, अपने बिजनेस पे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके सप्लायर या क्रेडिटर है, आपके कस्टमर डेटर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कोई भी इंसान जो आपके बिजनेस में किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इंटरेस्ट रखता है, तो आपको उसे एक अकाउंटिंग पीरियड की एक सही इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है कि सर हम 1 साल के बाद एग्जैक्टली यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो या नहीं, आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। लेट्स से शेयर होल्डर्स, अब वो हमारी कंपनी में कैपिटल में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? दे वांट अ गुड रिवॉर्ड, दे वांट अ गुड वर्थ। वो चाहते कि जिस बिजनेस के साथ वो जुड़े हुए हैं उस बिजनेस में उनका रिटर्न बहुत अच्छा रहे, रिस्क कम रहे, उनकी वर्थ अच्छी हो। तो ये जो वर्थ अच्छी आपको चाहिए, कैसे बनेगी? दैट इज अ पॉइंट इज बेटा। वो अच्छी वर्थ अगर हमें बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अनडाउटली हमें उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि सर अगर आप हमारे साथ जुड़े तो ये गलत नहीं है। अब वो बात आप कैसे प्रूव करके दिखाओगे? जब आप उन्हें एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद रुक के अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके अपनी बैलेंस शीट बना के दिखाओगे कि ये देखिए 1 साल बाद दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव परफॉर्म। जैसे आप लोगों को मैंने डे 1 कहा था कि आपको स्कूल में हमने एडमिशन दी, आपका स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का है, हम चाहेंगे कि आप हमारे स्कूल से 12th क्लास की पूरी डिग्री लेके जाओ। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया? 12 साल वेट नहीं किया कि 12 साल बाद चेक किया कि अगर आप हमारे स्कूल में 12 साल पढ़े तो अब 12 इयर्स में आपने कुछ सीखा या नहीं। वो तो गलत हो जाता, क्योंकि कुछ बच्चे सीखते कुछ नहीं सीखते। तो हमने क्या किया? हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद रुक के आपको चेक किया, आपकी परफॉर्मेंस चेक की, क्योंकि हमें कुछ आपको नया सिखाना था, कुछ आगे बढ़ाना था। आगे वही बढ़ पाएगा जिसका पहले पीछे बेस स्ट्रांग होगा। अब हमारी अगर फाउंडेशन ही अच्छी नहीं है तो हम इंटर में कैसे पहुंच पाएंगे? इंटर की वर्किंग नहीं क्लियर तो फाइनल कैसे क्लियर कर पाएंगे? अगर आपने सीए में ज्वाइन की और मैं को बस ज्वाइन करने के बाद बेटा अगर हम कहें बेटा ये 3-3.5 साल का कोर्स है और 3.5 साल बाद सीधा एग्जाम देके आपको, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें आपको हर स्टेज पे कुछ आगे बढ़ाना है, कुछ नया सिखाना है। तो हम चेक करेंगे ना कि आप लोगों को जितना सिखाया गया पहले उतना आपको आता है या नहीं आता। Like let's say the very first and the most important stage of these professional exam is foundation. हमें लगता है कि फाउंडेशन जो सिर्फ कंसेप्ट के लिए पढ़ी जाती है, जस्ट ओनली कंसेप्ट, क्योंकि अगर स्टूडेंट के प्रोफेशनल बनते वक्त कंसेप्ट ही नहीं है तो वो लाइफ में कहीं स्टैंड नहीं करता। मेरा ये पर्सनल बिलीफ है बेटा कि जो बच्चे कहते हैं हम मेहनत करते हैं और हमें फिर भी लक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अनडाउटली कभी हम फेल होते कभी पास, तो वो लक कहीं ना कहीं कंसेप्ट है, आपके बेसिक फंडामेंटल्स है।
हम ये नहीं कह रहे कि बेटा जो बच्चे फेल होते हैं वो मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं कई बच्चे, फिर भी रह जाते हैं। पर कभी उन्होंने रुक के चेक किया कि एग्जैक्टली किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसके जो कॉन्सेप्ट है वो उनके कितने स्ट्रांग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ाई को रट के कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम सिर्फ सिलेबस खत्म कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसी पढ़ाई करने से स्कूल कॉलेज की क्लास एग्जाम क्लियर हो सकती है, प्रोफेशनल एग्जाम नहीं क्लियर हो सकती। तो हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा कि रुक के चेक करो कि वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड। हम आपका बेसिक चेक करना चाहते हैं। इसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। हम लोग जब आपको अजम्पशन प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, तो ये जो 11th स्टैंडर्ड से इतने अजम्पशन प्रिंसिपल पढ़ाते आ रहे, क्यों पढ़ाते आ रहे, क्यों हम कहते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ अवर अकाउंट। क्योंकि अगर आप लोगों को अपने बिजनेस को चलाना है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करनी है, तो चलेगी वही चीज जो ठीक होगी, गलत चीज तो चल ही नहीं पाएगी। अब आपका बिजनेस लॉस में जा रहा था, आपने रुक के कभी चेक ही नहीं किया कि हम कितने प्रॉफिट या लॉस में हैं। अब वो लॉस में जा रहे हैं तो लॉस वाला बिजनेस कितनी देर चल पाएगा, कुछ टाइम बाद ही बेटा आपको इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया कि वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, आप प्रॉफिट में हो, आप लॉस में हो, आपकी फाइनेंशियल वर्थ कितनी है, आपके डेटर कितने हैं, आपके क्रेडिटर कितने हैं। अगर हम ये चेक ही नहीं करेंगे तो अनडाउटली एक ना एक दिन हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। सो इफ यू वांट टू अवॉइड दैट थिंग, तो आपको रुक के अपने बिजनेस की एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद रुक के परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ी। फिर आपको पता लगा कि एग्जैक्टली हाँ हम गलत है, सही है। मान लो अगर आप लॉस पे चल रहे हो, तो आप कोशिश करते हो ना उस बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की, क्योंकि आपको भी पता है कि लॉस आप कितनी देर सफर कर लोगे। एग्जैक्टली द सेम इज हियर। तो इसका मतलब है आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो हमें कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में डिफरेंशिएट करना सिखाएगा। क्यों, क्योंकि वी आर कंसर्न इन द बिजनेस विद द रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। हमें रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से कंसर्न है। हम ये देखना चाहते हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने उसके लिए कितने एक्सपेंसेस सिर्फ उसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए। तभी तो उन एक्सपेंसेस को हम नाम दे देंगे रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस वर्ड कहां से मिला है बेटा, द एक्सपेंस विच हैज बीन इनकर्ड टू जनरेट द रेवेन्यू, जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए गए। इसका मतलब कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जिसने आपके रेवेन्यू को जनरेट करने में भी हेल्प नहीं की है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंस। यही तो हमारे अभी आज आप पढ़ोगे हमारे लिए एसेट बन जाते हैं। इसका मतलब हम लोगों को अकाउंट्स में अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन फॉलो करना है, तो अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन फॉलो करना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन फॉलो करना है तो एक्रूअल असम्पशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल, इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और इन सारी असम्पशन और प्रिंसिपल्स को सिर्फ वही फॉलो कर पाएगा जो एक अकाउंटिंग पीरियड में रुक के अपने बिजनेस की पहले ट्रांजैक्शन को डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये सर कैपिटल ट्रांजैक्शन और ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और ये कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये सारी अजम्पशन और प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपको एक सप्लीमेंट्री वर्किंग सिखाते हैं। इसलिए चाहे आप अकाउंट्स पढ़ो या कभी जिंदगी में आप मेरे साथ इनकम टैक्स पढ़ोगे, तो भी कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा। इनकम टैक्स पे भी तो हमें इनकम कैलकुलेट करनी है, वहां भी तो हमें इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। लेकिन इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को, सब लोगों को पहले अपनी एक अकाउंटिंग पीरियड की इनकम निकालनी पड़ेगी। और वहां भी इनकम, जब जब आपको किसी भी सब्जेक्ट में लाइफ में इनकम निकालने की जरूरत पड़ी, तो इट इज ऑलमोस्ट नॉट द 99%, 110% श्योर कि आपको पहले कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में डिफरेंशिएट करना सिखाया जाएगा। Unless and until we are clear with the capital and the revenue transaction, will not be able to get the profit or loss of the business. ये बात बहुत बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने आप को बेटा इन चीजों के लिए स्ट्रांग नहीं करोगे, आप मेरी एक बात याद रखना, आप ये नहीं कि अकाउंट्स में प्रॉब्लम फेस करोगे, आप अकाउंट के साथ साथ अनडाउटली जब कभी इनकम टैक्स पढ़ोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम फेस करोगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस की बात जिंदगी में कॉमर्स टीम में रहते वक्त दो जगह करनी है। कहां कहां पे दो जगह, एक तो अनडाउटली अकाउंट्स पढ़ते वक्त और एक जिंदगी में कभी इनकम टैक्स पढ़ते वक्त। तो इसलिए अपने आप को अभी से इतना स्ट्रांग कर लो कि कभी भी किसी भी तरीके से
आप लोगों को अगर हम ये कहें कि जस्ट फाइंड आउट द इनकम, जस्ट फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर वन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, तो ऑल ऑफ अस शुड बी कैपेबल टू आइडेंटिफाई, ऑल ऑफ अस शुड बी कैपेबल टू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट और लॉस दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। और इन सब के लिए फिर बहुत जरूरी चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो आज मैं आपको बता रहा हूं, कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का डिफरेंशिएशन। इसीलिए हर वो बच्चा जो जिंदगी में किसी भी स्टेट पे अकाउंट्स पढ़ रहा हो, उससे ये चीज जरूर एक्सपेक्ट की जाती है कि पहले उसकी सारे अजम्पशन प्रिंसिपल स्ट्रांग हो। लेकिन ये अजम्पशन प्रिंसिपल स्ट्रांग तभी होंगे जब आप इनको तभी अपने बिजनेस में फॉलो कर पाओगे जब आप कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में डिफरेंशिएट करने के कैपेबल हो जाओगे। तो चलिए आज बात करते हैं। फिर ये पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी है कि ये चैप्टर आप क्यों पढ़ोगे, व्हाट एग्जैक्टली द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इज, व्हाई वी हैव टू डू दिस चैप्टर। हम कोई भी चीज लाइफ में पढ़ रहे हो तो जब तक हमें यही नहीं पता कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली द यूज ऑफ दैट इज, तो अनडाउटली मुझे नहीं लगता कि उन चीजों को फिर आप कभी भी, जिस चीज की आप इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे, उसको कभी जिंदगी में आप रिटेन कर पाओगे। क्योंकि रिटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले 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 हमें उन चीजों की इंपॉर्टेंस तो पता हो जो हमें पढ़ाई जा रही है। हमें ये तो पता हो कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं। अनलेस एंटिल वी आर क्लियर कि हमें ये चीज पढ़ाई जा रही है, हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते, तो वो चीजें तो 100% कंफर्म है बेटा कि हमारे दिमागों से निकल जाएंगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसीलिए एक्सपेंसेस के लिए। अनडाउटली व्हाट इज मीन बाय द टर्म एक्सपेंसेस, ये सब क्या है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। Is everyone is ready now to listen each and everything very carefully? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. चलिए बेटा अब जरा ध्यान से सुनो। मैं पहले कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस का डिफरेंशिएशन दे रहा हूँ, फिर अनडाउटली बात करेंगे रिसीट की, प्रॉफिट की। अब एक सबसे जरूरी बात, जो भी कॉस्ट आप इनकर करते हो, व्हेनेवर वी इनकर एनी कॉस्ट, आप कोई भी कॉस्ट इनकर करते हो तो हम बहुत बार बच्चों को बताते हैं वो सिर्फ किसी न किसी बेनिफिट के, हर चीज, हर कॉस्ट कभी ना कभी हम किसी ना किसी बेनिफिट के एक्सपेक्टेशन में, व्हेनेवर यू वांट टू अवेल द बेनिफिट, आपको जिंदगी में कोई बेनिफिट चाहिए तो आपको उसके लिए अनडाउटली बेटा कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है। अगर आप हर कॉस्ट किसी ना किसी बेनिफिट के लिए खर्च करते हो, और बेनिफिट का मतलब क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बेनिफिट का मतलब यहाँ बेटा बात की जा रही है कि आप उसे अपने लिए, मतलब कई बार बिजनेस में रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है वो भी तो बेनिफिट है, क्योंकि वहां भी आपका पर्पस है कि आप उससे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी दैट नाउ। अगर हर कॉस्ट किसी न किसी बेनिफिट के लिए अगर खर्च की जाती है तो हम कहते हैं कि बेनिफिट का स्टेटस बताओ क्या है। अगर आप लोगों ने एक अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट अवेल कर लिया, देखो एक बात बिल्कुल साफ है, ये तो हम आपको बहुत बार बताएंगे, अकाउंट की हर क्लास से बताएंगे कि अगर बेनिफिट अवेल कर लिया जाए तो वो कॉस्ट हमारे लिए एक्सपेंस बन जाती है। दैट बिकम द टर्म एक्सपेंस फॉर अस। कॉस्ट और एक्सपेंस में फर्क है बेटा। कॉस्ट मीन्स अमाउंट इनकर्ड, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ बेटा, व्हेनेवर यू इनकर एनी अमाउंट, जब भी आप कोई पैसे खर्च करते हो तो अनडाउटली व्हेनेवर वी इनकर द अमाउंट इट बिकम्स अ कॉस्ट। आप कोई भी किसी भी चीज के लिए पैसे खर्च करते हो वो कॉस्ट है, लेकिन वो पैसे आपने किसी न किसी बेनिफिट के लिए खर्च किए। अब बेनिफिट का स्टेटस क्या है, बेनिफिट अगर आपने अवेल कर लिया तो वो कॉस्ट नहीं रह गई, इट बिकम्स अ एक्सपेंस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले मैं आगे चलूं, ये एक्सपेंस क्या हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस बन जाता है अगर आपने बेनिफिट अवेल कर लिया है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि इट बिकम्स अ टर्म रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन ये जरूरी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि उसने एक अकाउंटिंग पीरियड का आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर लिया, आपने बेनिफिट अवेल कर लिया, लेकिन क्या उस बेनिफिट को हम एनकैश कर सकते हैं? एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आज और भी तो पढ़नी है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस भी दो तरह के हैं, एक जस्ट ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सपेंस, एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब वो जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, लाइक अगर आपने बिजनेस की कमेंसमेंट से पहले अगर आप लोगों ने, अब देखो यहीं पे तो अजम्पशन और प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है, मैचिंग प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। अब ये देखो, अगर वो एक्सपेंस आपने वो बेनिफिट अवेल कर लिया तो इट बिकम्स अ टर्म रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर अस, लेकिन अभी ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से
उस रेवेन्यू एक्सपेंस से जो बेनिफिट था, नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं। आपने बिजनेस की कमेंसमेंट से पहले बिजनेस में कुछ पैसे खर्च किए, जिसे आप याद होगा कहते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। लेट्स से बेटा आपने R&D पे पैसे खर्च किए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो आप उसकी लॉन्चिंग से पहले, आप उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले ये देखोगे कि वो प्रोडक्ट हमारा सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये बात आप कैसे देखते हो, ये बात कैसे चेक करते हो? आप उसके R&D पे पैसे खर्च करते हो। आप लोगों को लेट से मार्केट में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग मार्केट में खड़े, वो आपको किसी का सैंपल, लेट से कोई हम वेफर्स लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो वो आपको वेफर्स टेस्ट करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपसे सिर्फ एक ओपिनियन 2 मिनट के लिए रोक के लेना चाहेंगे कि आपको उसका टेस्ट कैसा लगा। आप उसके लिए कल को अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो कितने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाओगे। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो अनडाउटली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने पैसे खर्च किए लोगों का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कि वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। एंड लेट्स से नाउ यू आर वेरी हैप्पी क्योंकि आप लोगों को फीडबैक मिला कि सर हम जो वेफर्स लेके मार्केट में आ रहे हैं और जिस प्राइस में लेके आ रहे हैं सर वो बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, बहुत हिट होने वाला है मार्केट में। तो आपने वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। बट इस काम के लिए आपको बिजनेस की कमेंसमेंट से पहले लेट्स से 10 लाख रुपीस खर्च करने पड़ गए। अब वो जो 10 लाख रुपीस आपने बिजनेस की कमिटमेंट से पहले बिजनेस में खर्च किए, आपको याद होगा शायद हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसी को नाम देते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। All the revenue expense which has been incurred before the commencement of the business are known as preliminary expense. वो सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं जो आपने बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले बिजनेस के लिए खर्च किए। अब जैसे आपने R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उसमें 10 लाख रुपीस खर्च हो गए, लेकिन वो 10 लाख रुपए खर्च करने जरूरी थे क्योंकि हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। लेट्स से हम 100 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं। अगर मान लो वो 10 लाख रुपए खर्च करके हमें ये रिस्पॉन्स मिलता कि नहीं हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, तो हम कहते हैं 10 लाख वेस्ट करने आसान है, इजी है और सही है एज कंपेयर टू 100 करोड़। तो इसका मतलब वो 10 लाख रुपए ने आपको ये बताया कि यस योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी हिट इन द मार्केट, यू कैन इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट। आप ये नया स्टार्टअप लेके आ सकते हो, आप बिजनेस शुरू कर दो। अब वो जो 10 लाख रुपए थे उसका बेनिफिट आपने अवेल कर लिया क्योंकि वो आपने इसीलिए खर्च किए थे कि यू वांट टू सी द फीडबैक कि व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ आवर प्रोडक्ट, वेदर यस और नो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, whether this product is going to be successful or unsuccessful, हमें ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि क्या क्या रहेगा रिजल्ट, whatever whether it is positive result or the negative result। चलो आ गया रिजल्ट और रिजल्ट भी पॉजिटिव आया कि हिट रहेगा। अब वो बेनिफिट आपने अवेल कर लिया तो इट बिकम्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन क्या उसे आप एक ही अकाउंटिंग पीरियड से राइट ऑफ कर पाओगे? नहीं बेटा, हम उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं क्योंकि अनडाउटली लेट से हमने डिसाइड किया कि विल राइट ऑफ इन 5 ईयर, द नेक्स्ट 5 इयर्स। आप लोगों ने अकाउंटिंग लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है कि हम जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उनको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करते हैं और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को आप अनडाउटली बेटा सब लोग फिक्टिशियस एसेट ही तो मानते हो। वी कंसिडर इट एज ए फिक्टिशियस एसेट बेटा, हम उसे फिक्टिशियस एसेट ही मानते हैं। सो अनडाउटली इसका मतलब जो फिक्टिशियस एसेट वाली वर्किंग है वही हमारे लिए कहीं ना कहीं बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस का वो पार्ट जिसे आप राइट ऑफ नहीं कर पाए, जो डेफर्ड हो गया। डेफर्ड का मतलब ही क्या होता है? पोस्टपोन करके धीरे धीरे राइट ऑफ करना। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस में से भी अगर आपको कुछ एक्सपेंस का बेनिफिट आपको इमीडिएटली मिल गया, एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने उसका बेनिफिट अवेल कर लिया है या एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा पीरियड तक उसका बेनिफिट अवेल करोगे, इसका मतलब अगर हम बच्चों को एक तरफ तो ये कहते हैं बेटा कि अगर बेनिफिट अवेटेड है, अवेटेड बेनिफिट को ही तो हम कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं। अगर आपने पैसे खर्च कर दिए और बेनिफिट मिला नहीं तो उसी को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में नाम देते हैं कैपिटल एक्सपेंस। हर एक्सपेंस के दो ही स्टेटस होते हैं बेनिफिट के उसके बाद, या तो बेनिफिट अवेल कर लिया जाता है या बेनिफिट अवेटेड होता है। अवेटेड बेनिफिट को ही हम कैपिटल एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। सो दैट करके लिख रहा हूं, यही तो हमारे लिए क्या बन जाते हैं बेटा? एसेट। एसेट की लैंग्वेज हम बच्चों को यही सिखाते हैं ना अकाउंटिंग लैंग्वेज में कि अमाउंट इनकर्ड टू अवेल द बेनिफिट बट द बेनिफिट इज स्टिल अवेटेड इज नोन एज अ टर्म एसेट। और इन्हीं एसेट के लिए खर्च किए गए एक्सपेंस को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बेटा नाम देते हैं कैपिटल एक्सपेंस।
कोई चीज एसेट कैसे बनती है? हम बच्चों को कहते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब एसेट क्यों है? क्योंकि आपने इन सब के लिए एक्सपेंस के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन बेनिफिट अभी अवेटेड है। मशीन खरीदी 5 साल तक बेनिफिट देगी, तो अभी बेनिफिट अवेटेड है, एसेट बन गया। फर्नीचर खरीदा 4 साल तक बेनिफिट देगा, तो आज जो पैसे खर्च किए उसका बेनिफिट इमीडिएटली नहीं मिला। सो वेदर यू गॉट द बेनिफिट इमीडिएटली और नॉट बेटा, that is will be decided by the term revenue expense। हम जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस की बात कर रही है क्या है? ये अवेल्ड और अवेटेड से तो डिसाइड होता है। लेकिन एक बात बताओ, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को कैसे डिफाइन करें? हम कैसे कहें सर बेनिफिट तो अवेल कर लिया है, सर क्या हम उसे एक ही अकाउंटिंग पीरियड से राइट ऑफ कर पाएंगे या नहीं? इफ यू कैन राइट ऑफ विद द वन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, तो वो हमारे लिए अनडाउटली रेवेन्यू बन जाएगा। मैं अगर सिंपल वर्ड में कहूं तो मुझे अनडाउटली यहां रेवेन्यू लिखने के बजाय वेट करनी चाहिए और नीचे लिख के जाना चाहिए। ये देखो बेटा, मुझे यहां लिखना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, इनमें से बेनिफिट अवेल कर लिया आपने, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि यही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट भी बन जाते हैं। सर लेकिन ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि एसेट का मतलब होता है जिस चीज का बेनिफिट अभी अवेल करना है। सर आप एक तरफ कह रहे हो अवेल कर लिया है, लेकिन फिर भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस यानी कि फिक्टिशियस एसेट। डू यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म रेवेन्यू एक्सपेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस पे कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एनी आइडिया? Any idea beta about this to any one of you? How to differentiate between the revenue expense and deferred revenue expense? Sir, I can try. हम्म, सर रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस हैं जिनका बेनिफिट अवेल हो गया है और हमने उनको मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से 1 साल में ही राइट ऑफ कर दिया है। ये तो मैंने अभी बताया ही है। हाँ जी। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस हैं जिनका या तो बेनिफिट अवेल हो गया है और 1 साल में उनको पूरी तरह राइट ऑफ नहीं किया गया, या जिनका बेनिफिट अवेटेड है। और अवेटेड कैसे हो सकता है? जैसे कि सर किसी जैसे भी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का बेनिफिट अवेटेड कैसे हो सकता है? सर जैसे मैंने चलो अगर अवेल भी कर लिया तो भी उसको राइट ऑफ कर 1 साल में नहीं कर सकते, और इसको राइट ऑफ करने के लिए बिजनेस की कंटिन्यूएशन जरूरी है। मैंने पहले ही कहा था कि बेटा जो बेनिफिट अवेल कर लिया जाता है वो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता है, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंस कैसे है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कैसे है, उसके लिए वापस वही गोइंग कंसर्न असम्पशन आ गया। बिजनेस तो चलता रहेगा, बट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस वेदर इट कैन बी कन्वर्टेड, क्या उस बेनिफिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हमने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया, अगर आप उस बेनिफिट को क्या किसी भी तरह से, अगर कोई भी चीज जिसका बेनिफिट आपने अवेल कर लिया, अभी बेटा माधव बात की गई थी कि वो हमारे लिए क्या बन गई टर्म? एक्सपेंस। एक्सपेंस बन गई। लेकिन अगर उसने एक अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट अवेल किया है तो रेवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन एक से ज्यादा पीरियड का बेनिफिट अवेल करने, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा, तो सर अभी तो करेगा, तो सर क्या हमें उसे अवेटेड में नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि अवेटेड का मतलब क्या होता है कि पैसे खर्च करने का वो भी हमारे लिए बेनिफिट जनरेट करता रहेगा। लेकिन मैं बच्चों के साथ ना एक टर्म बड़ी डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि आई पर्सनली फील कि उन लोगों ने कभी इसे डिफरेंशिएट ही नहीं किया होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एंड द कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि दोनों ही हमें बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा देने वाले हैं। बट अगर एक से ज्यादा पीरियड तक बेनिफिट हमें जनरेट करने में हेल्प करेंगे, तो जितना बेनिफिट अवेटेड रह जाएगा वो तो हमारे लिए फिर एसेट होता है। तो फिर हम डेफर्ड रेवेन्यू किसे कहते हैं? That is the problem with us. Then what is mean by the term deferred revenue expense? सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस तो वो वाले एक्सपेंस हो गए जिनका बेनिफिट पूरी तरह अवेल करने के लिए बिजनेस की कंटिन्यूटी जरूरी है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गए। बट कैपिटल एक्सपेंस वो वाले एक्सपेंस हैं जिनका बेनिफिट अवेल करने के लिए अगर बिजनेस कंटिन्यू ना भी हो तो भी चलेगा, जैसे कि मशीनरी परचेज। क्योंकि बेटा जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट माधव, उनको बिल्कुल सही कॉन्फिडेंट जवाब बिल्कुल इस तरह से देना चाहिए कि सर आपको पता है। अच्छा लेकिन फिर माधव हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू क्यों कहते हैं?
रेवेन्यू वर्ड क्यों जोड़ा गया उसके साथ? सर अब ये मेरे को पता नहीं है, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने उसको भी अवेल्ड के नीचे दिखाया है, तो वो रेवेन्यू तो हो गया, पर हम उस पे एक पीरियड में राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो हम उसे डेफर कर रहे हैं उसका राइट ऑफ करना, इसलिए मैं भी हम उसका। क्योंकि बेनिफिट बेटा अवेल करना और बेनिफिट को राइट ऑफ करना दो अलग अलग बातें हैं। यस सर। आपने बेनिफिट अवेल कर लिया, जैसे अभी R&D वाला एग्जांपल दिया था माधव, आपने जी बिजनेस की कमेंसमेंट से पहले बिजनेस में R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उससे आपको ये पता लगा कि बिजनेस हिट रहेगा तो बिजनेस शुरू कर दो। तो बस जो पर्पस था, उसका जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया, पर्पस सॉल्व हो गया तो इट बिकम द टर्म एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस मींस रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि बेनिफिट अवेल कर लिया। बट इट कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ इन वन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि बिजनेस तो एक साल नहीं चलने वाला। तो अब उसके बेनिफिट की लाइफ देखी जाती है बेटा, उस एक्सपेंस की, उस बेनिफिट की लाइफ देखी जाती है। इफ दैट लाइफ, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस की भी लाइफ एक से ज्यादा साल हो सकती है। अगर आपने बेनिफिट अवेल कर लिया इन द सेंस कि अगर अनडाउटली मुझे लगा कि मैंने बिजनेस की कमेंसमेंट से पहले बिजनेस में कुछ खर्चे किए, अब अनडाउटली बेटा हमने उसे नाम दिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और मुझे पता लगा कि बिजनेस में वो पैसे खर्च करने जरूरी थे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम उसे एक अकाउंटिंग पीरियड से, मैचिंग प्रिंसिपल भी तो देखना पड़ता है कि क्या वो बेनिफिट आपका जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए कर रहा है या एक से ज्यादा के लिए। अब बेनिफिट ये अवेल करना था कि बिजनेस हिट रहा या नहीं हिट रहेगा, ये पता लग गया। लेकिन अनडाउटली अगर मैं उसे एक ही साल के पीएनएल से राइट ऑफ कर दूंगा तो दैट सीम्स टू बी रॉन्ग। कई बार बेटा कुछ रेवेन्यू एक्सपेंस भी ऐसे होते हैं जिन्हें माधव हमें धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि अनडाउटली वो अपने बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले किए। यही तो हमारे लिए फिर फिक्टिशियस एसेट, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट है, अंडरराइटिंग कमीशन हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट है। तो ये सब हम जब पैसे खर्च करते हैं तो इन पैसों से जो बेनिफिट अवेल करना था वो कर लिया, लेकिन एज पर द अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन इन्हें एक साल के अकाउंटिंग पीरियड से राइट ऑफ करना थोड़ा सा हमें अनरीजनेबल लगता है, क्योंकि जो रेवेन्यू हम अगले 2 4 5 साल तक अर्न करते रहेंगे, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बेटा आराम से उन्हें धीरे धीरे राइट ऑफ करना चाहिए। यानी कि बात वही आ गई कि बेनिफिट अवेल करना इज नो डाउट इज अ टर्म एक्सपेंस, लेकिन अगर वो बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में अवेल करेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंस। अब बेनिफिट आपने अवेल किया नॉट इन द मॉनेटरी टर्म, वेदर द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, जैसे आपने डिबेंचर इशू किए, अब आपने 2 लाख रुपए के डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किए, अब वो जो 20,000 डिस्काउंट था वो ऑफर किया तो हमें लोगों का पैसा मिला। मान लो बेटा माधव हमने नई नई कंपनी फ्लोट की है अभी मार्केट में, हमारी कंपनी की भी गुडविल या रेपुटेशन नहीं है और हमें बैंक से लोन नहीं मिल रहा, हमने मार्केट में बेटा बोरिंग के लिए डिवेंचर इशू किए, लेकिन लोग भी हमारी कंपनी को नहीं जानते। अब मुझे लगा कि अगर मैं 2 लाख के डिवेंचर इनको 2 लाख में इशू करूंगा या 2 लाख से ज्यादा प्रीमियम पे इशू करूंगा तो नोबडी विल सब्सक्राइब दिस, तो मैंने क्या किया, वो डिवेंचर मार्केट में डिस्काउंट पे इशू कर दिए। अब डिस्काउंट पे इशू किए तो लेट से बेटा 10% डिस्काउंट पे इशू किए, 20,000 का डिस्काउंट ऑफर किया, तो लोगों ने 2 लाख के डिवेंचर 1 मिनट में मुझसे सब्सक्राइब कर लिए। यानी कि मुझे 1,80,000 मिले, लेकिन मुझे लोगों को 2 लाख रुपए के डिवेंचर देने पड़े। अब मुझे लोगों को लेट से 5 साल की डिवेंचर की यूजफुल लाइफ में 2 लाख पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लेकिन मैंने लोगों से बेनिफिट 180 का डिराइव किया। लेकिन अगर वो 20,000 डिस्काउंट नहीं देता तो जो 180 का अमाउंट मेरे पास यूज करने के लिए आ रहा है वो भी मैं नहीं कर पाता। अब वो 180 का अमाउंट में, पहली बात तो ये, मैंने जैसे ही बेटा माधव डिस्काउंट दिया लोगों ने डिवेंचर सब्सक्राइब कर लिए। यस अब सर। बेनिफिट तो अवेल हो गया तो वो एक्सपेंस बन गया, लेकिन वो बेनिफिट क्या मिला सर, लोगों से 180 5 साल के लिए यूज करने के लिए मिला। यानी कि 20,000 का डिस्काउंट दिया तो लोगों ने मुझे 180 यूज करने के लिए दिया, लेकिन वो 180 यूज करने के लिए उन्होंने मुझे 5 साल के लिए दिया। तो 20,000 का डिस्काउंट ऑफर करने से मुझे 180 5 ईयर्स के लिए यूज करने के लिए मिल गए। तो अगर मैं 20,000 डिस्काउंट नहीं देता तो 180 नहीं मिलता, लेकिन वो 180 एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए तो नहीं मिला ना। I got that amount for more than one particular accounting period, let's say for 5 years. तो undoubtedly बेटा वो discount on issue debenture भी मेरे लिए benefit तो avail कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे 180 चाहिए था यूज करने के लिए वो मिल गया, लेकिन 180 एक से ज्यादा साल के लिए मिला तो वो क्या बन गया मेरे लिए, फिर से डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। और इन्हीं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में नाम क्या दे देते हैं माधव, fictitious Fictitious assets. This become the term fictitious asset for us. ये हमारे लिए fictitious asset बन जाते हैं। This is going to be very important. ये हमारे लिए टर्म बन जाती है fictitious asset। यही तो हमारे fictitious asset होते हैं, क्योंकि asset का मतलब होता है बेनिफिट अवेटेड है।
सिर्फ राइट ऑफ करने के पॉइंट से उनका बेनिफिट अवेटेड है, अदरवाइज जो बेनिफिट अवेल करना था, अब जैसे वो 20,000 का डिस्काउंट था, वो मैंने ऑफर किया तो मुझे 180 यूज करने के लिए मिल गया, तो मिल तो गया, बट आई विल गेट और दे विल हेल्प अस टू यूज दैट अमाउंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो फिर हम कहते हैं कि सर मैचिंग प्रिंसिपल भी तो फॉलो करना है, कॉस्ट रेवेन्यू बेनिफिट भी तो फॉलो करना है, तो फिर हम उसे एक साल में ना राइट ऑफ करके धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो कुछ रेवेन्यू एक्सपेंस जिसे आप एक ही अकाउंटिंग पीरियड से राइट ऑफ नहीं करते हो, वो बन जाते हैं हमारे लिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस और काइंड ऑफ fictitious asset for the business. Is this point is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब जैसे Yes, आपको sir. पूछा जाएगा एग्जाम में, एक एक मार्क के क्वेश्चन में बिल्डिंग खरीदी गई, तो हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि इट बिकम, और यही कैपिटल एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट। अगर बेनिफिट अवेटेड है तो पहली बात तो इसको भी इस तरह से कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा फाइनेंशियल अकाउंट आपको पढ़ाना है बेटा, तो उसके लिए मैं आपको ये भी नहीं कि एक टर्म पढ़ाते हो दूसरी गलत कर दूं। पहली बात इसको ऐसे कहना चाहिए, सर दिस बिकम्स द टर्म एसेट, सर अमाउंट इनकर्ड बेनिफिट अवेटेड एसेट। अब वो जो बेनिफिट अवेटेड है उस बेनिफिट की लाइफ देखनी चाहिए। अगर बेनिफिट के लाइफ, इफ लाइफ ऑफ द बेनिफिट इज शॉर्ट टर्म, बेनिफिट एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में मिल जाएगा, एक से ज्यादा सालों में, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट टर्म में नहीं बेटा, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड यू विल अवेल दैट बेनिफिट, और दैट बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि वो बेनिफिट आपको एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। Whether you are going to get the benefit for a short term period or for a long term time period, if you are going to get the benefit for a short term time period, तो इसी को बेटा हम लोगों ने आगे जाके क्या नाम दे देना है, आप जानते हो, करंट एसेट्स। Yes, yes, sir. इसीलिए आप कहते हो कि सर जिन चीजों का बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है वो करंट एसेट बन जाते हैं, और जिसका बेनिफिट एक लॉन्ग टर्म पीरियड तक मिलता है बेटा, वो बन जाते हैं हमारे Non-current नॉन करंट assets. एसेट्स। और इन्हीं नॉन करंट एसेट के लिए जो पैसे खर्च किए गए वो हमारे लिए बन जाएंगे कैपिटल एक्सपेंस, दैट बिकम्स अ टर्म कैपिटल एक्सपेंस। इसको बेसिकली हम नाम देते हैं कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए पैसे खर्च किए, जैसे स्टॉक के लिए खर्च किए गए पैसे, आपने परचेज की, परचेज में से कुछ बेनिफिट बेटा आप अवेल नहीं कर पाए, ईयर एंड पे स्टॉक बच गया, तो स्टॉक को आप जानते हो बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप करंट एसेट कहते हो, क्योंकि उसका बेनिफिट अवेटेड है, लेकिन जनरली 1 अकाउंटिंग पीरियड में आप अवेल कर लेते हो। बट अगर कैपिटल एक्सपेंस की बात की जाए तो दिस इज अ टर्म कैपिटल एक्सपेंस, और हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस चैप्टर को जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, या तो एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंस, इन दो टर्म से कंसर्न है, क्योंकि आज हम आपको रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस में डिफरेंशिएट करना सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब प्योर रेवेन्यू एक्सपेंस हम किसको कहते हैं, जिन कॉस्ट को खर्च करते हैं जिसका बेनिफिट आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में अवेल कर लिया, और जिसे आप एक अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करते वक्त भी घबराओगे नहीं, दे आर द प्योर रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन अगर पैसे खर्च करते बेनिफिट अवेल कर लिया, लेकिन वो जो बेनिफिट अवेल करना है उसको आराम से आप डेफिट फॉर्म में धीरे धीरे यूज करोगे, तो अनडाउटली वो प्योर रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं, दैट बिकम्स अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट फॉर अस। लेकिन अगर पैसे खर्च करने के बाद बेनिफिट अभी अवेटेड है, इमीडिएटली अवेल नहीं किया है, अगर देखा जाए तो एक होता है इमीडिएटली अवेल कर लेना बेटा, इसका मतलब कुछ चीजों का बेनिफिट हमें इमीडिएटली मिल जाता है, सो इमीडिएटली यू गॉट द बेनिफिट, तो अनडाउटली दैट बिकम्स अ टर्म एक्सपेंस फॉर अस। लेकिन अभी अवेटेड है तो एसेट, लेकिन वो इंतजार अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाएगी तो इट मींस इट बिकम्स अ करंट एसेट फॉर अस। लेकिन अगर वो इंतजार एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक चलेगा तो इन दैट केस इट बिकम्स अ नॉन करंट एसेट और द कैपिटल एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, वो हमारे लिए बेटा नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट बन जाते हैं। इट इज लाइक दिस। इसका मतलब अगर हम कहें कि बिल्डिंग खरीदी, अब बिल्डिंग की लाइफ लेट्स से अगर 5 इयर्स है, 10 इयर्स है, तो इट बिकम्स अ कैपिटल एक्सपेंस। क्यों? आप बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, मैं कई बार बच्चों को पूछता हूँ बेटा बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ये सब क्या है, तो कहते फिक्स एसेट। आपको कहना चाहिए सर दीज ऑल आर द अमाउंट इनकर्ड to get a benefit for a long term period, such these are the capital expense, and capital expense creates a non current asset, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा, इसलिए वो हमारे लिए क्या बन गया बेटा, द टर्म नॉन करंट एसेट और द काइंड ऑफ फिक्स एसेट फॉर अस। इसका मतलब अगर उसी बिल्डिंग के ऊपर आपने बेटा म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए, उसी बिल्डिंग की छोटी मोटी रिपेयर करवाई, उसी बिल्डिंग का व्हाइट वॉश करवाया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं,
तो वो सब हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस बन जाते हैं, क्योंकि Yes, उसका बेनिफिट बेटा आप इमीडिएटली साथ के साथ अवेल कर लोगे। तो कुछ पैसे हम साथ के साथ बेनिफिट अवेल करने के लिए खर्च करते हैं। अब अनडाउटली बेटा आपने बिल्डिंग को यूज करने के लिए म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए, तो उसका बेनिफिट आप हर महीने बिल्डिंग यूज कर रहे हो तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हुए हैं बेटा। आप उसके ऊपर व्हाइट वॉश करवाते हो, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि इन सब का बेनिफिट आपने साथ के साथ अवेल कर लिया। अगर आप उसकी छोटी मोटी रिपेयर करवाते हो तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। लेकिन आपको याद है रिपेयर भी दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू रिपेयर और एक कैपिटल। capital. अगर उस एक्सपेंस को खर्च करने से उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है ऐसे, वही तो बात होती है revenue. यूजफुल लाइफ बढ़ने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द टर्म यूजफुल लाइफ? यानी कि अगर हम फिर से वही बात कर रहे हैं बेटा कि यूजफुल लाइफ बढ़ने का मतलब ये होता है कि अनडाउटली अगर मशीन बिल्डिंग पे पैसे खर्च करने से अगर उसकी लाइफ खत्म हो गई तो अचानक वो बढ़ गई, तो इसका मतलब फिर से एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट अवेल करेंगे। तो अनडाउटली वो एक्सपेंस फिर से वापस, जैसे आप मशीन की ओवरऑलिंग कहते हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरऑलिंग ऑफ मशीन, तो ओवरऑलिंग को कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं। कई बार मशीन के लिए लिखा हुआ आ जाएगा, बिल्डिंग के लिए आ जाएगा लिखा हुआ मेजर रिपेयर, तो मेजर वर्ड आ जाता है तो उसे भी कैपिटल एक्सपेंस मानते हैं। तो मेजर रिपेयर, ओवरऑलिंग, why these are the capital expense? Because this increase the useful life of the asset। यानी कि जो भी नॉन करंट एसेट होते हैं अनडाउटली वो या किसी भी एसेट पे कोई भी अमाउंट खर्च करने से उसकी प्रोडक्टिव लाइफ, उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है, तो वो सब भी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंस बन जाती है। बट जिन एक्सपेंस को खर्च करने से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी यूजफुल लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनडाउटली उसका बेनिफिट बस साथ के साथ अवेल आपने कर लिया, दैट बिकम्स अ टर्म रेवेन्यू एक्सपेंस। वो हमारे लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंस बन जाता है। और डेफर्ड रेवेन्यू तो क्या है? सिर्फ अनडाउटली वो एक्सपेंस जिसका बेनिफिट तो अवेल कर लिया, बट वो बेनिफिट अनडाउटली हम धीरे धीरे डेफर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। दो बातें होती हैं बेटा, आप यूज करना चाहते हो और यूज नहीं कर रहे, या आप यूज ही नहीं कर सकते बेटा। क्या इन दोनों बातों में डिफरेंस बता सकते हो? अगर मैं किसी का बेनिफिट लेना चाहूं भी तो नहीं ले सकता। अब जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लाइफ 5 साल है, मैं 5 साल की लाइफ को एक ही साल में तो नहीं यूज कर सकता ना। एक मशीन है, अगर मैं अनडाउटली नॉर्मल वर्किंग आवर से उसकी लाइफ कैलकुलेट कर रहा हूँ 4 इयर्स, तो 4 साल की लाइफ को मैं एक ही अकाउंटिंग पीरियड में नहीं यूज कर सकता। तो अगर मैं चाहूं भी तो उसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में अवेल नहीं कर सकता, विल हैव टू वेट, हमें वेट करनी पड़ेगी, हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे उसका अगले 2-4 सालों में 5 सालों में बेनिफिट मिलेगा। दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंस फॉर यू। लेकिन बेनिफिट अवेल कर लिया, सिर्फ उसको राइट ऑफ हम धीरे धीरे करेंगे, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब है जैसे मैंने अभी R&D के लिए वैसे बताया बेटा, डिस्काउंट इनिशियो डिवेंचर बताया, तो उस बेनिफिट को अगर आपने अवेल कर लिया लेकिन बेनिफिट की लाइफ अनडाउटली एक से ज्यादा पीरियड की है, बेस्ट एग्जांपल है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बेटा। 20,000 का डिस्काउंट देने से आपको 180 का अमाउंट यूज करने के लिए मिला और 180 5 साल के लिए यूज करने के लिए मिला। तो 20,000 का अपना बेनिफिट तो यही था कि 180 आपके हाथ में पहुंचाना, वो उसने पहुंचा दिया। लेकिन 180 अगर अब आप 5 ईयर्स तक यूज करोगे तो उस 20,000 को खर्च करने से आपको बेनिफिट 5 साल के लिए मिला, लेकिन अनडाउटली 180 तो आपके हाथ में आ गई। तो बेनिफिट हैज बीन अवेल्ड बट विल यूज इट स्लोली, उसे 5 साल तक यूज करेंगे फिर रीपे करेंगे। दैट बिकम्स अ टर्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, और in accounting language we call it as fictitious asset. Is this point is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ये फर्क होता है कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस में। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कैसे बनता है, इन सब चीजों को समझने के लिए क्या यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है? एनी वन ऑफ यू बेटा, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है? एनी डाउट टू एनी वन ऑफ यू? किसी के भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है, बिना डर के बताने, बिना घबराहट के बताने, तभी मजा आएगा। सर ये वाला तो क्लियर है।
Is this point is clear to every one of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good, 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 good. मैंने आपको डे 1 कहा था बेटा, अगर आप बात नहीं करोगे ना, पूछोगे नहीं, तो पढ़ाने का टीचर को कोई मजा नहीं आएगा, और उससे भी बड़ी बात है आपको सीखने का मजा नहीं आएगा। अगर आप इस प्रोसेस को, इस लर्निंग को एंजॉय करना चाहते हो तो यू विल हैव टू स्पीक इट अप। आपको बात तो करनी पड़ेगी, आपको बोलना तो पड़ेगा, उसके बिना पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ये याद रखना। और अगर मैं अब रिसीट की बात करूं तो कैपिटल और रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में तो बहुत सिंपल सा फर्क है। वो रिसीट जो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मिलेगी, या इन्हीं कैपिटल रिसीट को डिस्पोज ऑफ करने पे जो पैसे आपके हाथ में आए वो कैपिटल रिसीट है, और एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए जो रिसीट आपके हाथ में आई वो रेवेन्यू रिसीट है। सो वी नो द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिसीट एंड द रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल एंड रिसीट्स, कैपिटल इनकम नहीं होती बेटा। कई बच्चे कहते हैं कि इनकम भी 2 तरह की होती है। मैं बच्चों को कहता हूँ और इसी बात के लिए लड़ाई लड़ता हूँ कि बेटा इनकम 2 तरह की नहीं होती, रिसीट 2 तरह की होती है, या प्रॉफिट 2 तरह के होते हैं। रिसीट कुड बी कैपिटल रिसीट और द रेवेन्यू रिसीट। द रिसीट व्हिच वी गेट फॉर मोर देन वन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, अनडाउटली तो वो कैपिटल रिसीट बन जाती है। क्या ऐसा है? नहीं 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 बेटा, रिसीट कैसे हो सकती है एक से ज्यादा? अब जैसे आपने कोई मशीन बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, कैपिटल एक्सपेंस के अगेंस्ट पहली बात तो जो भी रिसीट आती है वो कैपिटल रिसीट होती है। या कभी जब आप मेरे साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ते हो तो वहां हम कहते हैं ना लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि जो नॉन रेकरिंग रिसीट्स होती है बेसिकली वो होती है कैपिटल रिसीट। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। अगर मैं रिसीट की बात करूं, रिसीट में ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट में बात की जाएगी जिसमें मैं अभी आने वाला हूं। रिसीट तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमसे कहा जाए कि जो रेवेन्यू रिसीट है और जो कैपिटल रिसीट है, इनमें डिफरेंशिएट करके बताओ सर, हमें कैसे पता लगेगा कि जो पैसे हमारे हाथ में आ रहे हैं वो कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है? तो हम बच्चों को कहते हैं बेटा बहुत सिंपल सा, जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी दे आर रेकरिंग इन नेचर, वो रेकरिंग नेचर की होंगी, और जितनी भी कैपिटल रिसीट्स होंगी दे आर बेसिकली नॉन रेकरिंग इन नेचर। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ते वक्त हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस को नॉन रेकरिंग क्यों कहते हैं, कैपिटल रिसीट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें वो अपने ही क्लब के मेंबर्स से बेटा लाइफ में एक ही बार मिलनी है। लेकिन अगर हम एंट्रेंस डोनेशन की बात करें तो अनडाउटली जितनी बार मेंबर एंटर करेगा, जितनी बार वो हमारे क्लब में एंटर करेगा, इफ ही हैज टू पे एवरी टाइम, तो वो एंट्रेंस डोनेशन या एंट्रेंस फीस हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट बन जाती है, क्योंकि ये रेकरिंग रिसीट है। अब क्लब में मेंबर्स बार बार आएंगे इन एवरी टाइम, अगर उनको एंट्री में बेटा हमें अमाउंट पे करना है तो इट बिकम अ रेवेन्यू रिसीट। लेकिन अगर उनको मेंबर बनते हुए सिर्फ एक बार पे करना है, उसके बाद जितनी बार हमारे क्लब में एंटर करेंगे दे डोंट हैव टू पे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है? नॉन रेकरिंग। कैपिटल रिसीट हो गई अनडाउटली। इसलिए फिर लाइफ मेंबरशिप फीस को आप लोगों ने, जो रिसीट किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है, आपको पता है कि किसी भी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन के साथ कोई रिसीट मिल रही है, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है, जैसे फिर से वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में हम बात करते हैं बेटा, उसमें 2 तरह की आपने डोनेशन पढ़ी थी, जनरल डोनेशन, एक डोनेशन फॉर बुक्स, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। अब वो जो डोनेशन फॉर बुक्स थी, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी थी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग थी, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए थी। उस पैसे को आप सिर्फ उसी पर्पस के लिए खर्च कर सकते थे, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, तो हमारे लिए क्या बन जाती थी? दैट बिकम्स अ कैपिटल रिसीट फॉर अस। और जो रेवेन्यू रिसीट होती है बेटा, ये क्या होती है? दीज आर मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस है, आप जहां चाहो जैसे चाहो आप उस अमाउंट को खर्च कर सकते हो, दे आर मल्टीपर्पस। अब अगर आपने एक जनरल डोनेशन दी तो उस क्लब की, उस गुरुद्वारा, उस मंदिर, उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की मर्जी है उसे बेटा, वो जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं, बिल्डिंग पे चाहे, लाइब्रेरी पे चाहे, जहां चाहे, जिस चीज पे उनको जरूरत लगेगी वो वहां खर्च कर सकते हैं। सो इट इज बेसिकली जो मल्टीपर्पस, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है? रेवेन्यू रिसीट। लेकिन ये वाला जो डिफरेंशिएशन का मैंने पॉइंट दिखाया है, ये बेसिकली जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करते हो तो होती है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास बेस्ट तरीका है कि अनडाउटली वो रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है। इफ दे आर रेकरिंग इन नेचर it become a revenue receipt. If these are non-recurring in nature, it become a capital receipt.
हाँ, जब कभी हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हमारे पास सपोर्टिंग एक पॉइंट और आ जाएगा। पता है, किसी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी रिसीट, अगर जैसे मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, और अगर ये कोई मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझे कभी ये कह के फीस नहीं पकड़ा सकते, सर ये फीस आपको अपने इंस्टीट्यूट की सिर्फ बुक्स के लिए खर्च करनी है या इसी एक पर्पस के लिए खर्च करनी है। इट्स ऑन मी, यू कैन नॉट डिफाइन टू मी। यानी कि ये जो मल्टीपर्पज और स्पेसिफिक पर्पस वाला पॉइंट है ना, ये हर तरह के बिजनेस के लिए नहीं काम आएगा। जब हम कभी बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिन लोगों का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। उनके लिए हम बाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आप मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो तो आप उनके ये काम, जब कभी आप बेशक इनकम टैक्स में इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स का चैप्टर पढ़ रहे होगे, तो इतना जबरदस्त काम आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि वहां दोनों तरह के डोनेशन के लिए, वहां एक कॉर्पस डोनेशन की बात की जाएगी, बताया जाएगा वो क्या है, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट ही अलग है। यानी कि अगर आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर उनके बॉक्स में पैसे डाल के आ गए तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है, और अनडाउटली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पकड़ा के आए तो हो सकता है उस डोनेशन की मैं आपको ट्रीटमेंट ही अलग बताऊं। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, उनके लिए हमारे पास एक पॉइंट और होता है कि उनको आपने जो पैसे दिए वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए हैं, जैसे डोनेशन फॉर बुक्स, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब इन डोनेशन पे आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो वो क्लब जैसे चाहे फिर वैसे नहीं खर्च कर सकता, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए खर्च करनी पड़ेगी। तो बाउंडेशन क्रिएट कर दी। सो व्हेन यू क्रिएट द बाउंडेशन, अनडाउटली बेटा वो हमारे लिए क्या टर्म बन जाती है, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, देन इट इज अ कैपिटल सीट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर आपने जनरल डोनेशन दी, कोई बाउंडेशन नहीं क्रिएट की, वो मल्टीपर्पस है, वो जहां चाहे जैसे चाहे उसे खर्च कर सकते हैं, तो अनडाउटली वो डोनेशन उनके लिए रेवेन्यू रिसीट बन जाती। तभी तो छोटी क्लासेस में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर सिंपल डोनेशन वर्ड लिखा हुआ था तो उस डोनेशन को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते थे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ रेवेन्यू रिसीट रिकॉर्ड करता है। और अगर लिखा होता था डोनेशन फॉर बुक, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, तो उसे आप कैपिटल रिसीट मान के बैलेंस शीट में ले जाते थे। सो दैट वाज अ डिफरेंस, दैट वाज अ डिफरेंस कि हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैपिटल रिसीट एंड द रेवेन्यू रिसीट। लेकिन ये फर्क अनडाउटली बेटा कैसे होगा, तभी तो बिल्डिंग बेचने में, मशीनरी बेचने में जो पैसे आए, क्योंकि हम रोड बिल्डिंग नहीं बेच रहे, रोड मशीनरी नहीं बेच रहे, तो रोड पैसे नहीं आएंगे, तो वो हमारे लिए कैपिटल सीट हो गया। लेकिन मैं आज ही एक बात दिमाग में डाल दूं कि हो सकता है आगे जाके टैक्स पढ़ते वक्त हम ये रेकरिंग और नॉन रेकरिंग वाला पॉइंट भी थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर दें। फिर हम कहेंगे आपके बिजनेस की जो ट्रेडिंग रिसीट्स है वो और एक इंपॉर्टेंट पर्पस है। अब कई कंपनीज है बेटा, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो मिसाइल बनाती है, एयरबस बनाती है। लेट्स से बेटा 3 साल में एक एयरबस बन के कंप्लीट होती है। अब 3 साल बाद एक एयरबस बन के कंप्लीट हुई, 2 साल उसको बेचने में लग गए कि कौन सी एयरलाइंस उसको खरीदती है, तो 5 साल में उसके अगेंस्ट हमारे पास पैसे आए, तो क्या वो हमारे लिए कैपिटल रिसीट बन जाएगी? नो, इट इज स्टिल अ रेवेन्यू रिसीट फॉर अस, क्योंकि वो ट्रेडिंग रिसीट है। यानी कि रेकरिंग के साथ साथ आगे जाके हम ये भी कहेंगे कि जिस बिजनेस में आप हो, उस बिजनेस के ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से डील करके जो भी रिसीट आई, इसका मतलब अगर आप एयरबस बनाते हो, मिसाइल बनाते हो, अब वो मिसाइल 5 साल में बन के तैयार होगी। अब रशिया ने एक मिसाइल बनाई, 5 साल लग गए उसको बनाने में, फिर लेट से बेटा इंडिया ने उसको खरीदा, तो क्या वो जो रशिया के लिए बेटा मिसाइल बनाने के बाद रिसीट आई जिस कंपनी ने बनाई, उसके लिए कैपिटल रिसीट नहीं है, उसके लिए रेवेन्यू रिसीट है। ऑल्दो दे गेट द अमाउंट इन अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल बाद वो पैसे आए, बट स्टिल हम उसे ये नहीं कहेंगे कि वो उसके लिए कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से जिस बिजनेस में आप हो, जिसे हम आगे जाके नाम दे देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न की गई कोई भी रिसीट कभी भी किसी के लिए कैपिटल रिसीट नहीं हो सकती है। It becomes the term revenue receipt for us. इसीलिए ऑपरेटिंग रिसीट आर ऑलवेज रेवेन्यू इन नेचर। यानी कि जिस बिजनेस में आप हो, चाहे उस बिजनेस में, अब एक दुकानदार दुकान खोल के बैठा हुआ है, कस्टमर आने में 2 साल लग गए। अब 2 साल में एक बार कस्टमर आया, तो ये थोड़ा जो एक बार कस्टमर आया वो 2 साल में एक बार आया है, तो वो जो हमसे चीज लेके गया वो हमारे लिए कैपिटल रिसीट बन गई? नो बेटा, सिंस इट्स अ रिसीट फ्रॉम अवर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, from our operating transaction, so it again is a receipt of revenue in nature.
वो हमारे लिए आज भी रेवेन्यू नेचर की रिसीट कहलाएगी, क्योंकि वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट की गई रिसीट है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आगे जाके जो टाइम वाला क्राइटेरिया है ना, शायद ये भी खत्म हो जाएगा, मैं आज ही बता रहा हूँ बेटा। तो कभी फिर वहां पे ये मत कह देना किसी भी तरीके से, ये बिल्कुल मत कह देना कि सर वो रेकरिंग अगर बार बार मिलती है, यानी कि मेरा यही मानना है कि कई बार नॉन रेकरिंग रिसीट भी हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट हो जाती है, इफ दोज नॉन रेकरिंग रिसीट हैव बीन जनरेटेड थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट की गई है तो वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और अब बात करते हैं प्रॉफिट्स के लिए। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉफिट्स, क्योंकि इनकम दो तरह की नहीं होती। और एक बात बता दूं, ये जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो भी ट्रेडिंग या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपने अर्न की अपने बिजनेस की, यही रेवेन्यू रिसीट या ऑपरेटिंग रिसीट आपके लिए टर्म बन जाएगी इनकम। क्योंकि कभी भी कैपिटल रिसीट हमारी इनकम नहीं होती। आप कैपिटल रिसीट भी बोल रहे हो और इनकम भी बोल रहे हो। मैं बच्चों को कहता हूँ ये दो टर्म आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। द रिसीट विच इज कैपिटल रिसीट कैन नॉट बी इनकम फॉर अस, वो हमारे लिए इनकम नहीं हो सकती। कैपिटल रिसीट बेटा हमारे लिए इनकम नहीं हो सकती। आप उसे नाम दे रहे हो कैपिटल रिसीट, यानी कि वो कैपिटल है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम। वो भी कैपिटल का पार्ट है, तभी तो हम उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अनडाउटली जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है दे आर इनकम, कैपिटल रिसीट्स आर नेवर द इनकम फॉर अस। इसीलिए तो मैंने अभी आज ही एक पॉइंट और बता दिया है कि रेकरिंग के साथ साथ याद रखना बेटा, आपकी ट्रेडिंग, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया गया रिसीट हमेशा रेवेन्यू रिसीट हो जाता है, क्योंकि इन्हीं रेवेन्यू रिसीट्स को हम आगे जाके नाम दे देते हैं द टर्म इनकम फॉर द बिजनेस। और कई बार तो कोई नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन भी, क्योंकि अगर वो नॉन रेकरिंग है लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी से जनरेट हुई है तो वो भी हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी। देखो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज ही बता दूं, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे जिनको मैं कभी आगे जाके इनकम टैक्स पढ़ाता हूं और जब मैं ये कहता हूं कि इनकम टैक्स पे बेस सारा फाइनेंशियल का है तो उनको वहां भी कोई प्रॉब्लम आए। तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ, नॉन रेकरिंग बट ऑपरेटिंग या ट्रेडिंग। अगर वो आपके लिए ऑपरेटिंग है, अगर वो आपके लिए ट्रेडिंग है, तो अगेन वेदर इट इज, ये देखो बेटा, अगर वो आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट की गई इनकम है, रिसीट है, ऑपरेटिंग कह लो या ट्रेडिंग एक्टिविटीज कह लो, अगर वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से जनरेट की गई है, इफ इट हैज बीन थ्रू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, अगर वो ऑपरेटिंग है, ट्रेडिंग है, तो अनडाउटली वो चाहे नॉन रेकरिंग ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। तो नॉन रेकरिंग अपने आप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं है। मेरा वो एयर बस वाला एग्जांपल याद रखना, अगर 5 साल में एक एयर बस बन के बिकी है, एक एयरलाइन की कंपनी है जो बस बनाती है, एयर बस बनाती है, हम अपनी सीए करते थे तो हमारे पास कुछ कंपनीज का ऑडिट था जो सीरियसली एयर बस बनाती थी, 5 साल में एक एयर बस बन के तैयार होती थी। देन दे मेक अ ऑप्शन, फिर जिस एयरलाइन कंपनी को लगता था कि हाँ इतने में हम खरीद लेंगे वो उसे खरीदती थी। तो 5-7 साल में अगर एक एयर बस बन के तैयार हुई बिकी तो अनडाउटली वो नॉन रेकरिंग है, लेकिन वो उनकी ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन से, उनकी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन से जनरेट की गई रिसीट है। तो ये थोड़ा कि वो नॉन रेकरिंग है तो वो कैपिटल रिसीट बन गई, इट अगेन बिकम अ रेवेन्यू। यानी कि अगर वो नॉन रेकरिंग भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है देन इट इज कैपिटल। नॉन ऑपरेटिंग, अगर आपके बिजनेस से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, अब आप मशीन बेचते हो तो मशीन बेचना आपके अनडाउटली कोई बिजनेस नहीं था, आपने एक मशीन खरीदी 4 साल यूज की बेच दी, बिल्डिंग खरीदी 5 साल यूज की बेच दी, अनडाउटली वो नॉन ऑपरेटिंग है, यानी कि नॉन ट्रेडिंग है, आप उस अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं मानते हो। तो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो नॉन रेकरिंग नेचर की रिसीट्स होती हैं, सिर्फ वो रिसीट कहलाती है कैपिटल रिसीट। तो अगर वो ऑपरेटिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी से जनरेट हुई है बट स्टिल इट इज नॉन रेकरिंग, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू रिसीट। क्योंकि ये बात इसलिए क्लियर करनी जरूरी है बिकॉज ऑल द रेवेन्यू रिसीट बिकम्स अ टर्म इनकम फॉर अस। हम आगे जाके जब इनकम जैसे टर्म को नाम देंगे तो इनकम हम रेवेन्यू रिसीट को ही नाम देने वाले हैं। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर।
इसलिए अगर वो Yes, ऑपरेटिंग या ट्रेडिंग इक्विटी से जनरेट की गई है तो चाहे वो नॉन रेकरिंग क्यों ना हो, इट विल बी अ टर्म रेवेन्यू रिसीट फॉर अस। लेकिन कैपिटल तब होगी जब वो नॉन रेकरिंग के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ट्रेडिंग इक्विटी से जनरेट की गई है, देन इट विल बी अ कैपिटल रिसीट। अब बात करते हैं फिर इसी तरह से अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि सर जो प्रॉफिट हुए हमें किसी भी ट्रेडिंग इक्विटी से जनरेट किया गया प्रॉफिट अनडाउटली हमारे लिए क्या बन जाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन अनडाउटली कैपिटल प्रॉफिट में भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वो ट्रेडिंग इक्विटी से जनरेट किया गया प्रॉफिट है, अगर आपने अपनी ट्रेडिंग इक्विटी ट्रेडिंग गुड्स से आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी से आपकी ऑपरेटिंग इक्विटी से अगर कोई प्रॉफिट अर्न किया गया, यानी कि अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप है तो आपने अगर स्टेशनरी के आइटम खरीद के उसे प्रॉफिट में बेचा, जितने में खरीदी उससे ज्यादा में बेचा, तो अनडाउटली वो प्रॉफिट तो कभी भी आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। इट इज ऑलवेज इज अ प्रॉफिट और द लॉस, वेदर इट इज अ प्रॉफिट और द लॉस। मैं यहाँ जो वर्किंग बताने जा रहा हूँ, इट्स अबाउट द प्रॉफिट एंड द लॉसेस, यानी कि चाहे वो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर वो ट्रेडिंग या ऑपरेटिंग इक्विटी से है, जिस बिजनेस पे आप हो, जो आपकी मेजर ट्रेडिंग इक्विटीज हैं, जो आपकी ऑपरेटिंग इक्विटीज हैं, अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान थी तो स्टेशनरी आइटम आपने खरीद के बेची, तो वो प्रॉफिट तो कभी कैपिटल प्रॉफिट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो ऑपरेटिंग है। एंड ऑपरेटिंग एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट आर ऑलवेज रेवेन्यू प्रॉफिट फॉर अस, वो तो हमेशा ही हमारे लिए रेवेन्यू प्रॉफिट बन जाते हैं। बट अगर आप कहीं ये सोच रहे हो कि अगर मैं ये लिखने वाला हूं कि अगर वो एक्टिविटी हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, अगर वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, अगर हम उस बिजनेस में नहीं है, जैसे अगर आपने कोई फिक्स एसेट बेचा खरीदा, तो ये आपके लिए कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, दीज ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आप ये सोचने वाले हो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा मैं उसे कैपिटल प्रॉफिट का नाम देने वाला हूं, तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ट्रेडिंग और ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है या जो लॉस होता है, इट इज ऑलवेज 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 रेवेन्यू इन नेचर, वो हमेशा 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 ही रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इक्विटी से अब हमें देखना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं बात करता हूं किसी नॉन करंट एसेट से, अगर हम किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, हमने बिल्डिंग बेची, मशीनरी बेची, इन्वेस्टमेंट बेची, तो अगेन विल हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वेदर इट इज डेप्रिशिएबल और इट इज नॉन डेप्रिशिएबल। अगर तो वो नॉन डेप्रिशिएबल है तो वी आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन अगर वो डेप्रिशिएबल है तो अनडाउटली द वर्किंग वुड बी ऑल द वे डिफरेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो अगर आप किसी नॉन डेप्रिशिएबल नॉन, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट बेची, लैंड बेचा, इसको बेचते वक्त इसके डिस्पोजल पे जो भी हमें प्रॉफिट या जो भी हमें लॉस होता है, इसको डिस्पोज ऑफ करते हो, तो जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा, वो प्रॉफिट या वो लॉस हमारे लिए हमेशा 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 कौन सी नेचर का बन जाता है, कैपिटल नेचर। ये बात सारे ध्यान से सुन लो कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेची है, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अगर आपने लैंड बेचा, इन्वेस्टमेंट बेची, ये सब हमारे लिए क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। और जितने भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, इनके डिस्पोजल पे हमें जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा, दैट इज कैपिटल इन नेचर। मैंने ये नहीं कहा, एक और बात याद रखना, बहुत से बच्चे दिमाग में गलतफहमी डाल लेते हैं कि अनडाउटली बेटा कैपिटल नेचर का है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। आगे जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ने हैं, वहां आप देखोगे कि एक तरफ हम कहते हैं कि कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन कभी पीएनएल में नहीं जाती, लेकिन दूसरी तरफ एएस फॉलो करते वक्त कई बार हम लोग मिसमैच कर जाएंगे। हो सकता है मैं जब कभी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़ाऊं और उसमें ये कहूं कि अगर आपने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट बेची है तो इस इन्वेस्टमेंट को बेचने का प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लेकिन एएस 13 की रिक्वायरमेंट की वजह से हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट को बेचते वक्त हमें जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हो, उस प्रॉफिट या उस लॉस को मैं कैपिटल नेचर का बोलूंगा, लेकिन उसे रिकॉर्ड पीएनएल में कर लूंगा, क्योंकि वहां बताया जाएगा कि वो एएस 13 की रिक्वायरमेंट है। वो ये कहता है कि आपने बिजनेस के पैसे को इन्वेस्ट किया था, तो क्रेडिट कहाँ होगा, याद रखना वो अलग इशू है। आज हम नेचर की बात कर रहे हैं। किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को अगर बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे, लैंड बेचोगे,
तो आपका डिस्पोजल पे जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा वो हमेशा 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 ही कैपिटल नेचर का प्रॉफिट या कैपिटल नेचर का लॉस माना जाएगा। अभी सिर्फ नेचर की बात हो रही है, इट विल बी ऑफ कैपिटल इन नेचर। उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी वो एक अलग इशू है। नेचर के लिए हम आज वर्किंग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो बेचते वक्त हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और बेचते वक्त लॉस भी हो सकता है, और इसके प्रॉफिट और इसकी लॉस की ट्रीटमेंट अलग अलग है। रीजन, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट क्यों अलग है और लॉस की क्यों अलग? क्योंकि लॉस को मैं हमेशा रेवेन्यू नेचर का कहने वाला हूँ। यस सर, इट विल बी ऑलवेज रेवेन्यू इन नेचर। Yes, sir. अगर कभी भी कोई लॉस होगा तो उसे मैं हमेशा 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 रेवेन्यू नेचर का अनडाउटली बेटा मैं लॉस कहने वाला हूं। ये बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अनडाउटली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कि उस लॉस को मैं हमेशा बेटा रेवेन्यू नेचर का मानने वाला हूं, और अभी प्रूव करके दिखाने लगा हूं कि ऐसा क्यों। बट वी आर गोइंग टू ट्रीट दैट लॉस एज ए रेवेन्यू नेचर। लेकिन प्रॉफिट हम आपको पढ़ाने वाले दोनों तरीके का हो सकता है। इट कुड बी ऑफ कैपिटल इन नेचर एंड इट कुड बी ऑफ रेवेन्यू इन नेचर। वो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है और वो रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है। अब ये कैसे पता लगता है, अभी बात करने जा रही। अगर अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, जैसे ये देखो मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जिस एसेट को आपने बेचा है उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे, अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम जो भी प्रॉफिट होता है उसे रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कब मानेंगे? जब प्रॉफिट कॉस्ट से ऊपर रियलाइज होगा। सेल और कॉस्ट के डिफरेंस को, सेल और बुक वैल्यू के डिफरेंस को नहीं, सेल माइनस कॉस्ट लिख रहा हूं। सेल और बुक वैल्यू एक अलग चीज होती है। सेल और बुक वैल्यू के डिफरेंस को तो आप प्रॉफिट और लॉस का नाम देती हो, लेकिन सेल और कॉस्ट के डिफरेंस को हम लोग कैपिटल नेचर का नाम देते हैं। कैपिटल से ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा ही, अब इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे सिर्फ 2 मिनट आपको यहां देने पड़ेंगे। लेट्स से अगर मैं किसी भी डेप्रिशिएबल एसेट की बात करूं, डेप्रिशिएबल एसेट फॉर एग्जांपल मशीन। लेट्स से बेटा मैंने मशीन का एग्जांपल दिया। मशीन इज अ नॉन डेप्रिशिएबल, नो इट्स अ डेप्रिशिएबल एसेट। जब भी हम कोई डेप्रिशिएबल एसेट खरीदते हैं तो वी फर्स्ट टेक द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। आपने 1 लाख रुपीस का एसेट खरीदा, 3-4 साल यूज भी किया उसको। लेट्स से बेटा इसकी यूजफुल लाइफ कुछ ऐसे मान लेते हैं, यूजफुल लाइफ वाज 5 इयर्स, और आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो विद नो सैल्वेज वैल्यू। कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, 5 साल उसकी लाइफ है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से 20,000 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया, 3 साल में उसे यूज कर चुका हूं। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 सालों में, इट इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 3 इयर्स। 3 साल मैंने उसे यूज कर लिया, 3 साल यूज कर लिया तो ये 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन है। सो आफ्टर 3 इयर्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक वैल्यू ऑफ दैट एसेट, अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो इट कम्स टू 40,000। दिस टर्म बिकम्स अ टर्म बुक वैल्यू और द नेट कॉस्ट। ये हमारे पास टर्म आ गई बुक वैल्यू या नेट कॉस्ट। अब जब आप इसे बेचोगे तो देयर कुड बी डिफरेंट ऑप्शन। पहली बात, आपने बुक वैल्यू से कम में बेच दिया, 25,000 में बेचा, और आपने इसे बुक वैल्यू से ज्यादा में बेच दिया, लेट्स से 50,000 में, या और बुक वैल्यू से तो ज्यादा में बेचा लेकिन कॉस्ट से भी ज्यादा में बेच दिया, लेट्स से 1,25,000 में। यहाँ पे बुक वैल्यू से ज्यादा है लेकिन कॉस्ट से कम है। यहाँ पे बेटा वो बुक वैल्यू से भी ज्यादा है और कॉस्ट से भी ज्यादा है। पहली बात, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे देखा जाए तो वी हैव अ लॉस। प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज द डिफरेंस ऑफ सेल एंड बुक वैल्यू। 40,000 की चीज आपने 25,000 में बेची, आपको 15,000 का लॉस हुआ। 40 की चीज 50 में बेची तो आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। Yes, sir. आपने 40 की चीज अनडाउटली बेटा किसी तरह से भी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 125 में बेच दी
तो आप लोगों को प्रॉफिट हुआ फिर से, बुक वैल्यू से ज्यादा में बेची तो 85,000 का प्रॉफिट हुआ। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ये जो लॉस है इसे हम हमेशा रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। उसका रीजन है, सिंपल सा रीजन अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा गया है, लॉस तभी होता है जब आपने उसकी बुक वैल्यू गलत एस्टिमेट की हो। बुक वैल्यू गलत एस्टिमेट कब हो जाती है? जब आपने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज किया होता है। यानी कि हमारा ये मानना है, और इनकम टैक्स के लोग तो ये मान भी गए हैं, कि कई बार आप उस प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ ही गलत एस्टिमेट कर लेते हो। अब आपने हो सकता है 5 साल यूजफुल लाइफ एस्टिमेट कर ली थी, जबकि उसकी लाइफ तो 2 या 3 साल थी, 4 साल थी। लाइफ गलत एस्टिमेट करने से डेप्रिसिएशन गलत आ जाता है बेटा। अगर मैं स्टेट लाइन मेथड से यहाँ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कहूँ, तो स्टेट लाइन मेथड से आपने डेप्रिसिएशन निकाला 20,000 रुपीज, तो ये कैसे निकाला? 5 से डिवाइड करके, यानी कि अगर 4 से डिवाइड करते तो 25,000 होता। अगर सिर्फ 2 साल लाइफ मानते तो डेप्रिसिएशन बेटा 50,000 होता। तो डेप्रिसिएशन यू ऑलवेज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द यूजफुल लाइफ, और लाइफ गलत डिसाइड करने से डेप्रिसिएशन गलत, और डेप्रिसिएशन गलत डिसाइड करने से बुक वैल्यू गलत आती है। नहीं तो हमारा ये मानना है कि कोई भी इंसान अपनी चीज लॉस पे क्यों बेचेगा? Nobody want to sell at loss. कभी भी कोई इंसान बेटा लॉस पे चीज नहीं बेचना चाहता, लेकिन वो कई बार वो बेचने जाता है, नहीं बिक रही उतने में, तो उसे लॉस हो जाता है बेटा। तो इसका मतलब जब आप बुक वैल्यू से कम में बेचते हो तो देयर इज अ लॉस। बुक वैल्यू से कम में क्यों बेची? क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा थी। बुक वैल्यू ज्यादा क्यों थी? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज किया हुआ था। डेप्रिसिएशन गलत चार्ज किया हुआ है, अंडर चार्ज किया हुआ है। इसका मतलब ये लॉस लॉस नहीं है, ये लॉस अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन है, इसलिए इसे रेवेन्यू नेचर का माना गया। क्योंकि डेप्रिसिएशन इज बेसिकली इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से एसेट को यूज किया तो उससे हमने रेवेन्यू जनरेट किया, तो एसेट को यूज करने से उसकी वैल्यू कम हुई, तो एसेट को यूज करने से रेवेन्यू इनकम जनरेट होती है। इसलिए शायद आप सब लोगों को मालूम है कि डेप्रिसिएशन को हम प्योर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। अगर डेप्रिसिएशन को आप प्योर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस ट्रीट करते हो तो ये जो लॉस होता है ये रेवेन्यू नेचर का क्यों है? मैं यहाँ पे रेड से मार्क भी कर रहा हूं, सो दैट इट इज अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ये लॉस नहीं है बेटा, दिस इज द अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि डेप्रिसिएशन गलत चार्ज किया है क्योंकि आपसे गलती से यूजफुल लाइफ उसकी गलत चार्ज एस्टिमेट हो गई है, सो इट इज अ अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जैसे डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है, हम इस लॉस को भी जो फिक्स एसेट किसी भी डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट को बेचने से होता है उसे भी 100% क्या एज्यूम कर लेते हैं। This is going to be very important for all of you. All of you should be clear with this working. हम इस लॉस को भी फिर हम अनडाउटली अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रीट करते हुए रेवेन्यू नेचर का लॉस ट्रीट कर लेते हैं। और इनकम टैक्स का भी मेरे साथ पढ़ोगे, और वहां जब आप देखोगे कि स्टेट लाइन मेथड से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और उसको बेचा, तो वहां तो हम इसे लॉस भी नहीं कहते, वहां तो हम इसे नाम भी देंगे, आज ही बोल रहा हूं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है कि जैसे डेप्रिसिएशन को टर्मिनेट किया, राइट ऑफ किया, उस लॉस को भी डेप्रिसिएशन की तरह से टर्मिनेट कर लो, राइट ऑफ कर लो। तो वहां जाके तो हम इसे लॉस भी नहीं कहने वाले, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो लॉस तभी होता है जब बुक वैल्यू ज्यादा होती है, बुक वैल्यू ज्यादा तभी होती है जब आपने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज किया होता है। और जब डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस या लॉस है, तो अनडाउटली जो डेप्रिसिएशन गलत चार्ज करने से लॉस हुआ, बेसिकली दैट इज अंडर चार्जिंग और डेप्रिसिएशन, तो वो भी हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का बन गया। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो जितने अमाउंट तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000, क्योंकि 1 लाख रुपए हमने जो खर्च किए वो कैपिटल एक्सपेंस था, लेकिन उसमें से जो 60,000 आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, ये हमारे लिए क्या बन चुका है? रेवेन्यू एक्सपेंस। ये हमारे लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंस बन चुका है। ये अगर हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है तो वी शुड बी क्लियर विद दिस वर्किंग। ये वर्किंग सबको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा हमारे लिए। हम इसको क्या करते हैं, वी ट्रीटेड एज ए अनडाउटली बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस, हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं। अगर डेप्रिसिएशन को हम अपना रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं, तो ये अगर अनडाउटली प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इसका मतलब इस कैपिटल एक्सपेंस में से जब आपने एसेट खरीदा था, ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंस था,
लेकिन आप इसमें से जितना रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर चुके हो तो उतने अमाउंट तक की रिकवरी भी फिर हम रेवेन्यू प्रॉफिट मान के चलते हैं। इसीलिए तो मैंने अभी क्या कहा था, यहाँ पे आप देख नहीं सकते हो कि अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिशिएबल एसेट बेचा जाता है उसमें जो भी प्रॉफिट होता है उसमें अनडाउटली जितना आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो वो हमारे लिए क्या बन जाता है। इसीलिए अभी ये भी पढ़ोगे कि सेल और कॉस्ट के डिफरेंस को हम लोग कैपिटल नेचर का ट्रीट करते हैं। अभी ये मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए कई बार तो हमें जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो दोनों नेचर का होने वाला है। ये देखो, अब जैसे अगर इस चीज में बात की जाए तो ये अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। आप 60,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे तो 60,000 तक का प्रॉफिट हमारे लिए रेवेन्यू प्रॉफिट बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑन दिस 85,000 तो हमारे पास वर्किंग डिफरेंशिएट हो गई। 40 की चीज आपने 125 में बेची। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज इज द डिफरेंस ऑफ सेल एंड बुक वैल्यू। सेल और बुक वैल्यू के डिफरेंस को हम लोग प्रॉफिट और लॉस का नाम देते हैं, ना कि सेल और कॉस्ट के डिफरेंस को। तो सेल में से जब आप बुक वैल्यू माइनस करते हो डेप्रिशिएबल एसेट की तो हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज नोन एज टर्म प्रॉफिट और लॉस फॉर अस, वो हमारी प्रॉफिट और लॉस की टर्म आ जाती है। तो अगर कोई चीज जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी आपने 125 में बेची तो आपको प्रॉफिट तो 85,000 का हुआ है, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 85 का प्रॉफिट हुआ इसमें से 60,000 तक का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे। और अभी मैंने कहा कि अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब ये जो 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है इसमें से वो रेवेन्यू नेचर का है, और जो 25,000 प्रॉफिट है ये हमारे लिए रेवेन्यू है और ये हमारे लिए कैपिटल नेचर का है, क्योंकि जितने अमाउंट तक का आप डेप्रिसिएशन ट्रीट कर चुके हो उतने अमाउंट तक का प्रॉफिट रेवेन्यू है। या ऐसे भी कह लो सेल और कॉस्ट का डिफरेंस बेटा। सेल आपने कितने में किया 125 में, कॉस्ट कितनी थी उसकी 1 लाख, तो वो जो लॉस प्रॉफिट हुआ बेटा वो हमारे लिए कैपिटल नेचर का हो गया। सो अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इट बिकम्स आ प्रॉफिट और रेवेन्यू नेचर। तो इसको मैं सेल और कॉस्ट की जगह सेल और कॉस्ट तो लिख ही सकता हूँ, ऐसे भी तो भी लिख सकता हूँ कि अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इन एक्सेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज, in excess of accumulated depreciation। accumulated depreciation से ऊपर का जो प्रॉफिट और लॉस होगा उस प्रॉफिट और लॉस को हम कैपिटल नेचर का मानते हैं। एंड अप टू द अमाउंट ऑफ accumulated depreciation, अप टू द अमाउंट ऑफ accumulated depreciation, जितना आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो उतने अमाउंट तक का प्रॉफिट हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट है, up to the amount of accumulated depreciation। and if it exceed in excess of accumulated depreciation, जैसे इस एग्जांपल में आपका accumulated depreciation था 60,000, तो 60,000 तक का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। in excess of that it becomes a profit of capital in nature। is this point is clear to everyone? अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो जानी चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग जब प्रॉफिट के लिए बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं। क्यों मैंने डेप्रिशिएबल एसेट मशीनरी का ये एग्जांपल दिया, ये स्लाइड बनवाई, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे। और इसीलिए जो नॉन करंट एसेट होते हैं इनको डिस्पोजल पे तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि इस पे हमने कभी आज तक 1 रुपए का भी एक्सपेंस रेवेन्यू ट्रीट नहीं किया होता, क्योंकि कभी डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया होता। तो जिस चीज पे आपने डेप्रिसिएशन कभी चार्ज ही नहीं किया, अनडाउटली उससे बेचते वक्त जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा कैपिटल नेचर का ही होगा। लेकिन डेप्रिशिएबल एसेट में आपको देखना पड़ेगा अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या इन एक्सेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन लॉस को हम अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन मानते हैं, इसलिए उससे ये देखो यहां भी लिख रहा हूं बेटा, रीजन बता रहा हूं, बिकॉज दिस इज ऑफ अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। हम ये मान के चलते कि आपने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज किया था, हम ये मान के चलते कि एसेट की यूजफुल लाइफ गलत थी, नहीं तो कोई भी इंसान जितने पैसे खर्च करेगा जितनी वर्थ की आज चीज है उससे कम में क्यों बेचेगा? नेवर, नॉट एट ऑल। नोबडी वांट टू अर्न द लॉस। हम लॉस के लिए काम नहीं करते, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो इसका मतलब लॉस हो रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो लॉस नहीं होता। इसलिए हम चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं और इस तरह से पढ़ते कि जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है वो कौन सी नेचर का प्रॉफिट या लॉस माना जाता है। और ये वर्किंग हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है
जब हम लोग अकाउंट में सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि अभी आज आते बताया गया कि अगर आप अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन फॉलो करना चाहती हो, एक्यूरेट अजम्पशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहती हो, मैचिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल फॉलो करना चाहते हो, तो आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस में, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट में और कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। आगे जाके जब हमें कभी कहा जाएगा कि कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट में डिफरेंशिएट करो, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि हमें सही तरह से किसी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस की बात करनी है, तो वहां ये सारी वर्किंग जो भी हमने आज पढ़ी है, ये सब की सब काम आती है। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो एक एक करके पहले सारी स्लाइड्स क्लिक कर लो। मैं सारी स्लाइड दिखा रहा हूँ, जिसने भी जो स्लाइड क्लिक करनी रह गई थी वो क्लिक कर लो, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये तो खैर मैंने जनरल बेटा स्लाइड बनाई थी कि अगर आप लोगों को अकाउंटिंग पीरियड, एक्रूअल अजम्पशन, मैचिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल फॉलो करना है, तो आपको रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में एक्सपेंस में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ से हमने आज कॉस्ट के लिए वर्किंग शुरू की। अब एक एक करके सारी स्लाइड्स क्लिक कर लो।